गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज के अंदर 9th एंड 10th ऑफ सितंबर के करंट अफेयर्स जो है वो हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने जा रहे हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और मार्किंग स्कीम आप ध्यान से देख लीजिए, आपको 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो इसे दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्क्रैमजेट इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे, आईएमडी के बारे में क्वेश्चन है, पंचायती राज को डिस्कस करेंगे, इंदिरा गांधी प्राइज के बारे में डिस्कस करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को देखेंगे, ऑपरेशन ट्रांस को डिस्कस करेंगे, हुनर हाट को डिस्कस करेंगे, वन सन वन वर्ड के ऊपर एक एमसीक्यू है, टोल फ्री हेल्पलाइन है उसको देखेंगे, और जाम्बिया के बॉर्डर के बारे में डिस्कशन करते हुए सब कुछ रिवाइज करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्क्रैमजेट इंजन के ऊपर है। आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने डीआरडी को कांग्रेचुलेट किया है कंसर्निंग हाइपरसोनिक व्हीकल की वजह से ही स्क्रैमजेट इंजन जो है वो न्यूज में था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन के लिए कौन सा यहाँ पे कथन सही है? पहली स्टेटमेंट कहती है स्क्रैमजेट इज अ सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैमजेट। स्क्रैमजेट जो है एक सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैमजेट है। इसका क्या मतलब हम डिस्कस करेंगे। रैमजेट इज मोर एडवांस देन स्क्रैमजेट। रैमजेट जो है वो स्क्रैमजेट से ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी है, हो सकता है। स्पीड इज लेस देन 6 मैक, 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्क्रैमजेट इंजन जो स्पीड को मैनेज करता है वो 6 मार्क से कम होती है। तो सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो रैमजेट इंजन आया था, उसके बाद ही स्क्रैमजेट इंजन आया था। रैमजेट इंजन जो है ये 3 मार्क तक की जो स्पीड होती थी उसको मैनेज कर लेता था, और इससे ऊपर अगर स्पीड होती थी तो वहाँ पर एफिशिएंसी जो थी इस इंजन की वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती थी। ठीक है, लेकिन फिर हम स्क्रैमजेट इंजन लेके आए जो कि 6 मार्क या इससे ऊपर की स्पीड को भी मैनेज कर लेता था इजीली। तो यहाँ पे एफिशिएंसी जो थी वो इंप्रूव होती थी डिक्रीज होने की बजाय। इनका बेसिक जो ऑपरेशन है वो कैसे होता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया रैमजेट इज नॉट मोर एडवांस, रादर स्क्रैमजेट जो है वो ज़्यादा एडवांस है रैमजेट से। स्क्रैमजेट इज सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैमजेट, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, जिसको हम जब ऑपरेशन सीखेंगे कि स्क्रैमजेट का जो ऑपरेशन होता है वो कैसे होता है तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं, स्पीड लेस देन 6 मैक। मैंने आपको अभी भी बताया कि स्क्रैमजेट जो है वो 6 मैक या इससे ज्यादा की स्पीड को मैनेज करता है, ग्रेटर देन 6 मैक की स्पीड को, और वहां पे एफिशिएंसी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, क्योंकि अगर स्पीड हमें कम पे मैनेज करना है तो रैमजेट इंजन को यूज किया जाता है। ठीक है, बट ज़्यादा स्पीड के अंदर रैमजेट की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि ओनली 1 इज करेक्ट। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए होता क्या है, स्क्रैमजेट के अंदर जो एक एडवांस चीज़ है वो ये है, जब भी हम इस तरीके के इंजन को यूज़ करते हैं तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो रैमजेट हो या स्क्रैमजेट हो। एक है फ्यूल और दूसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, पर यहाँ पे रैमजेट में क्या होता था, फ्यूल होता था और ऑक्सीडाइजर टैंक्स होते थे जिसमें ऑक्सीजन को लेके जाया जाता था ताकि ऑक्सीजन को यूज किया जा सके। लेकिन स्क्रैमजेट एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं एज अ फ्यूल, और इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजर में नहीं लेके जाई जाती। जो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन होती है, जो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, उसी को ही यूज़ कर लिया जाता है। ये पूरी स्ट्रैटेजी इसके अंदर यूज़ करी जाती है। पूरी टेक्नोलॉजी इस तरीके की है कि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ होता है, और अदर देन जो दूसरी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी जिसमें हम ऑक्सीडाइजर्स के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाते थे, यहाँ पर एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन अवेलेबल होती है उसी को ही यूज़ कर लिया जाता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि आईएमडी को लेकर है। पूछा गया आईएमडी को लेकर 2 स्टेटमेंट दे रखी और पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डिपार्टमेंट आर अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है, उनके ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। आईएमडी हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो अगर हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें आईएमडी के बारे में, तो 1875 में इसको बनाया गया था। ठीक है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो मेट्रोलॉजी से रिलेटेड हो कि कितनी बारिश होने वाली है, कितनी बारिश नहीं होने वाली है, एवरेज से ऊपर रहेगी या नीचे रहेगी, सिस्मोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सभी भी किसके द्वारा प्रोवाइड करी जाती है, आईएमडी के द्वारा। ध्यान रखिएगा। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के पास है? तो यस, पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के पास इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में फॉल करता है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा सी। कुछ और चीजें देख लेते हैं।
आईएमडी न्यूज में इस वजह से था बिकॉज अभी रिसेंटली डेटा जो है वो रिलीज किया गया और डेटा के हिसाब से बताया गया है कि जो हमारी जो अगस्त की जो बारिश हुई है इस बार जो रेनफॉल हुआ है वो अगर 1926 के कंपैरिजन करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ है 27% मोर देन एवरेज। और 1926 के बाद अब तक की सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो अगस्त में देखी गई है। आप लोगों ने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा कि काफ़ी ज़्यादा अगस्त के अंदर बारिश हुई है, इतनी एक्सपेक्ट नहीं करी जाती। जुलाई के महीने में इतनी ज़्यादा बारिश हुआ करती है, लेकिन अगस्त में पहली बार ऐसा हुआ है। मैंने तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ही देखा है कि जब इतनी ज़्यादा बारिश हुई हो। पर यहाँ पर भी कहा गया कि 1926 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। 27% मोर देन एवरेज है। और क्योंकि आईएमडी जो है वो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देता है, आईएमडी भी न्यूज़ में था, इसी वजह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर। और आईएमडी ने ये भी कहा है कि जो अगस्त के बाद सितंबर आया है तो सितंबर में ये रेनफॉल जो है वो कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। लेकिन ये भी कहा है कि सितंबर 17 के बाद एक रिवाइवल जो है देखा जा सकता है। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में मिड सितंबर के बाद थोड़ी बहुत बारिशें आपको और देखने को मिल सकती हैं, ऐसा जो है आईएमडी ने बताया। हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, किस तरीके के काम किए जाते हैं, ये सब चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पंचायती राज के बारे में पूछ रहा है कि पंचायती राज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सा कथन सही है। 3 स्टेटमेंट दे रखी है और पहली स्टेटमेंट कहती है इन द ओल्ड संस्कृत स्क्रिप्चर्स वर्ड पंचायतन हैज बीन मेंशन विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ 5 पर्सन्स इंक्लूडिंग अ स्पिरिचुअल मैन। तो हमारे जो संस्कृत स्क्रिप्चर हैं उसके अंदर पंचायतन जो शब्द है उसको यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है 5 लोग और उसमें एक स्पिरिचुअल मैन भी होता है। In the अथर्ववेदा there is a mention of सभा समिति एंड विधाता एज अ लोकल सेल्फ यूनिट। तो यहाँ पे अथर्ववेदा के अंदर सभा समिति विधाता की जो टर्मिनोलॉजीज है उसको मेंशन किया गया है एज ए लोकल यूनिट्स। ग्रामिक वॉज द चीफ ऑफिशियल ऑफ द विलेज, दशप वॉज द चीफ ऑफ 10 विलेजेस। ग्रामिक जो हुआ करते थे वो चीफ ऑफिशियल हुआ करते थे विलेज के और दशप जो थे चीफ ऑफ 10 विलेजेस हुआ करते थे। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, न्यूज़पेपर के अंदर पंचायती राज के ऊपर एक आर्टिकल था और उसमें साथ में ही ये भी मेंशन किया गया था कि हमारे स्क्रिप्चर से इसका क्या रिलेशन है। मतलब पंचायती राज कोई नया सिस्टम नहीं है, पुराने जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो भी इसको मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे पंचायतन शब्द जो है क्या संस्कृत स्क्रिप्चर्स जो है उसके अंदर यूज किया गया है? तो यस, पंचायतन शब्द जो है हमारे संस्कृत स्क्रिप्चर्स के अंदर यूज किया गया है। इसका मतलब 5 पर्सन ही होता है और इसके अंदर एक स्पिरिचुअल मैन भी होता है। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। ग्रामिक का मतलब होता है चीफ ऑफिशियल ऑफ द विलेज, बिल्कुल ठीक है। और दशप में नाम में ही 10 आ रहा है, तो यस ये जो है चीफ होता है 10 विलेजेस का। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। और अगर हम सभा समिति विधाता की बात करें तो ये जो लोकल सेल्फ यूनिट्स हैं इसका इस्तेमाल अगर आप देखेंगे वर्ड्स के मामले में तो ऋग्वेदा के अंदर किया गया, अथर्ववेदा के अंदर नहीं किया गया। ऋग्वेदा में ये टर्मिनोलॉजीज मेंशन है, अथर्ववेदा में नहीं है। तो इसी वजह से आंसर हमारा हो जाता है बी, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि गांधी पीस प्राइज के बारे में। इंदिरा गांधी पीस प्राइज को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि इंदिरा गांधी प्राइज को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। इंदिरा गांधी प्राइज को ही इंदिरा गांधी पीस प्राइज के तौर पे भी जाना जाता है या फिर इसे इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ये 2-3 नाम है इसके जो आप याद कर सकते हैं। अभी देखते हैं 3 स्टेटमेंट्स क्या बात करी जा रही है। पहली स्टेटमेंट है कहती है इंदिरा गांधी पीस प्राइज इज द प्रेस्टिजियस अवार्ड अकॉर्डेड एनुअली बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट टू इंडिविजुअल्स ओनली। तो ये जो है पर्टिकुलर प्राइज प्रेस्टिजियस अवार्ड है, एनुअली दिया जाता है और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है और इंडिविजुअल्स को दिया जाता है। हो सकता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह रिसीव्ड दिस अवार्ड इन 2017। 2017 के अंदर ये जो पर्टिकुलर प्राइज था ये हमारे अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर को, जिनका नाम मनमोहन सिंह है, उनको भी दिया गया था। थर्ड, द इंदिरा गांधी प्राइज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1986। सबसे पहले ये जो प्राइज था 1986 में दिया गया था। सोचिए। चलिए, तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज की बात करें तो यस ये एनुअली दिया जाता है और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ही दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं दिया जाता, ये इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। यहाँ पे देने का जो रीजन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन जिनके एफर्ट्स जो है वो क्रिएटिव हो, क्रिएटिव एफर्ट्स के लिए दिया जाता है। अगर किसी ने इंटरनेशनल पीस को प्रमोट किया है इस वजह से दिया जाता है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन किया है तो उसके लिए भी दिया जाता है। कोई साइंटिफिक डिस्कवरी करी अगर किसी ने तो उस चीज के लिए भी दिया जाता है। तो बेसिकली अगर कोई भी इंडिविजुअल गुड फॉर ह्यूमैनिटी कर रहा है, मतलब किसी भी तरीके से ह्यूमैनिटी को फायदा दे रहा है,
तो वहाँ पर ये प्राइस उनको दिया जा सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिविजुअल के अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को 2017 के अंदर ये पर्टिकुलर प्राइज दिया गया है? तो यस, मनमोहन सिंह को 2017 के अंदर जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है वो दिया गया है। द इंदिरा गांधी प्राइज वाज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1986, तो 1986 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो बिल्कुल ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। न्यूज में इस वजह से था बिकॉज रिसेंटली जो मिस्टर एटनबोरो हैं, जो कि एक नेचुरलिस्ट है, एक ब्रॉडकास्टर है, उनको ये प्राइज 2019 के लिए दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है, while the face off and standoff keep occurring on the LAC line of actual control due to difference in perception on alignment, there has been no instance of firing on LAC since 1975। तो यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है, फेस ऑफ जो है, वो तो दोनों साइड से होते रहते हैं, लेकिन 1975 के बाद LAC की बात करी जाए तो वहाँ पे फायरिंग नहीं हुई है। India considers the LAC to be 3488 किलोमीटर लॉन्ग, while the Chinese considered it to be only around 2000 किलोमीटर। तो यहाँ पे परसेप्शन के डिफरेंस की बात करी जा रही है कि इंडिया को लगता है कि जो इसकी लंबाई है वो 3500 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन चाइनीज को लगता है कि ये 2000 किलोमीटर है। LAC emerged from 1948 ceasefire line negotiated by United Nation after the Kashmir War। तो यहाँ पे LAC जो है वो 1948 के बाद अमर्ज हुई थी, जब सीजफायर लाइन नेगोशिएट करी गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। सोचिए, चलिए, तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं एवरीडे बेसिस पे यहाँ पे सीज फायर वायलेशन भी होता रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेस ऑफ या स्टैंड ऑफ हो रहा है। फेस ऑफ स्टैंड ऑफ का मतलब ही यही होता है कि कुछ ना कुछ जो है, जो वायलेशन हुआ है वो वहाँ पे एक्सपीरियंस किया गया है। तो यहाँ पे यस, 1975 हो या अभी हो, ये जो चीज़ें हैं, जो सीज फायर वायलेशन है, जो फायरिंग है, वो टाइम टू टाइम LAC के ऊपर होती रहती है। इसी वजह से पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो क्या LAC जो है, अभी हम मैप पे भी देखेंगे, वो 3488 किलोमीटर मानी जाती है हमारे द्वारा, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन चाइनीज इसको 2000 किलोमीटर ही मानते हैं, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी को कैप्चर करना चाहते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी जो है वो करेक्ट हो जाती है। यही चीज़ है, यही फैक्ट जो आप यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं, ये मेंस में भी आपको लिखने हैं एज ए पॉइंटर्स। अब बात करते हैं LAC की। क्या LAC 1948 में अमर्ज हुई थी, जब नेगोशिएट किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा? तो मैं आपको बताऊं, तब LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो अमर्ज नहीं हुई थी, रादर लाइन ऑफ कंट्रोल LOC जो है वो अमर्ज हुई थी 1948 सीज फायर लाइन, जिसे यूनाइटेड नेशन ने नेगोशिएट किया था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब एक बार मैप पे देख लीजिए किस तरीके से दिखती है। चलिए देखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, देखिए ये जो लाइन है LAC इंडिया, ये इंडिया मानता है कि ये हमारी टेरिटरी के अंदर आती है, और जो चाइना है ये उसका परसेप्शन है जो आप देख रहे हैं। तो फिंगर 8 तक जो लोकेशन है वो इंडिया के पास है और इंडिया की टेरिटरी मानी जानी चाहिए, लेकिन जो चाइनीज है वो फिंगर 2 तक अपना यहाँ पे टेरिटरी मानते हैं। अगर रियलिटी की बात करें तो फिंगर 8 की बजाय जो फिंगर 4 है, फिजिकल प्रेजेंस तो हमारी यहाँ तक है, और फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में एक हमारा बेस भी बना हुआ है, देख सकते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे 13,900 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पर्टिकुलर जो लोकेशन है वो अवेलेबल है, और यहाँ पे एक 134 किलोमीटर लॉन्ग लेक भी अवेलेबल है, पेंगोंग सो लेक, जिसका 2/3 हिस्सा जो है वो चाइनीज कंट्रोल में और 1/3 हमारे पास है। ठीक है, फिंगर 8 तक हमारी यहाँ पे डिमांड है जो हमारी टेरिटरी में आता है, और फिंगर 3 और फिंगर 4 तक हम फिजिकल पेट्रोलिंग करते हैं, हमारे पास है। फिंगर 4 और 3 के बीच में एक हमारा बेस भी बना हुआ है। अगर बात करी जाए फिंगर 4 से फिंगर 8 तक, पिछले काफी सालों से हम फिंगर 8 तक फिजिकल पेट्रोलिंग कर रहे थे, और चाइनीज जो बेसिस थे वो फिंगर 8 के परे थे, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं फिंगर 8 के पास। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ है, चाइनीज हमें फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में पेट्रोलिंग करने ही नहीं दे रहे हैं। ये 8 किलोमीटर का रीजन है जहां पे हम काफी सालों से पेट्रोलिंग करते आ रहे थे, लेकिन अब हम इस पेट्रोलिंग को नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चाइनीज ने हमें पीछे कर दिया है और कहा है कि आप फिंगर 4 तक ही पेट्रोलिंग करेंगे। यही चीज को लेकर सारा विवाद हो रहा है कि जब हम इतने सालों से फिंगर 8 तक मानते आ रहे हैं कि ये हमारा एरिया है, हम पेट्रोलिंग भी करते आ रहे हैं, तो आज एकदम से आपको क्या हो गया? क्योंकि चाइनीज जो है वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हुए आपको पीछे खिसकाएंगे और आपकी जो टेरिटरी होगी वो कैप्चर कर लेंगे। तो ये सब चीजें जो थी वो चल रही थी, मेंस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। मुझे याद है कि जब मैं भी एग्जाम दे रहा था तो मुझसे भी इस पर्टिकुलर रीजन अक्साई चीन के ऊपर
क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू के अंदर। तो इंटरव्यू के हिसाब से भी ये जो एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं खुद भी इंटरव्यू रूम में गया था तो अक्सई चीन के ऊपर बात हुई थी और उन्होंने मुझसे ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 6 बात करता है ऑपरेशन ट्रांस के बारे में। पूछा गया ऑपरेशन ट्रांस जो है वो किससे एसोसिएट करता है? क्या नार्कोटिक से करता है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन से करता है, कोविड वैक्सीन से करता है, या फिर मिलिट्री ऑपरेशन से करता है? सोचिए। चलिए, तो यहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने, जो कि ऑपरेशन ट्रांस जिसने चलाया था दिसंबर 2019 के अंदर, बेसिकली एक जॉइंट इंटेलिजेंस गैदरिंग एक्शन है जिसमें बेसिकली इंटरनेशनल पोस्टल्स हो गए, एक्सप्रेस मेल हो गए, कोरियर शिपमेंट्स हो गए, जिसके थ्रू साइकोट्रॉपिक ड्रग्स को डिलीवर किया जाता है, उसको लेकर है ये, ताकि इस पर्टिकुलर चीज का अब्यूज ना हो और जो पेन किलर्स होते हैं, सेडेटिव्स होते हैं, उसका मिसयूज ना हो। तो ये नारकोटिक्स से एसोसिएट करता है। हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। यहाँ पे इंडिया जो है, इंडिया के पास बेसिकली नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में इसको बेसिकली इंप्लीमेंट किया था। एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, और यहाँ पे देखा जाता है कि कोई भी इस तरीके का जो सब्सटेंस है वो कंज्यूम ना किया जा रहा हो या उसको पेडल ना किया जा रहा हो कंट्री के अंदर। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करें तो आर्टिकल 47 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, जो कि डायरेक्ट करता है स्टेट को कि उसको कुछ ऐसे एक्शंस लेने चाहिए ताकि जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स होती हैं जो कि हेल्थ को इंजर कर सकती हैं, उसका कंजम्पशन जो है वो रोका जा सके, एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पज। अगर मेडिसिनल पर्पज के लिए वो ली जा रही है तो एक्सेप्टेबल है, बट अदरवाइज उसको प्रिवेंट करना चाहिए किसको? स्टेट को। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? आंसर विल बी ए। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। यहाँ पे हुनर हाट को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली कहती है हुनर हाट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे हुनर हाट को यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री जो है वो अभी ऑर्गेनाइज कर रही है, हो सकता है। द थीम क्या है इस बार का? लोकल टू ग्लोबल एंड फोकस ऑन इंडिजिनस एक्सक्विजिट इंडियन टॉयज। तो इस बार का जो थीम है वो है लोकल टू ग्लोबल और इंडिजिनस टॉयज के ऊपर फोकस है इस बार। मोर देन 60% स्टॉल्स विल बी फॉर आर्टिजन्स हु प्रिपेयर इंडिजिनस टॉयज। तो यहाँ पे 60% जो है वो स्टॉल्स उन लोगों को दिए गए हैं जो कि इंडिजिनस टॉयज बना रहे हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, आत्मनिर्भर भारत के अंदर ही ये एक अच्छा और स्टेप लिया गया है, क्योंकि अभी तक क्या होता है, हमारे जो टॉयज हैं ज़्यादातर वो चाइना से ही इंपोर्ट होकर आते हैं। अगर हम इंडिजिनस टॉयज के ऊपर ध्यान देंगे तो वो भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं हुनर हाट बता दूं, इट इज़ स्टार्टेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो ट्राइबल अफेयर नहीं है, माइनॉरिटी अफेयर है। कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि वहां पर इसी तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश जो है वो आपको करी जाएगी। इस बार का थीम क्या है? क्या इस बार का थीम है लोकल टू ग्लोबल? इंडिजिनस के ऊपर आपको फोकस करना है, तो यस, लोकल टू ग्लोबल इस साल का थीम है। और यहाँ पे 30% जो स्टॉल्स हैं, 60% नहीं, 60 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इनिशियल ईयर्स के लिए 30% काफी है, आगे इस नंबर को बढ़ा के 60 भी किया जा सकता है। 30% स्टॉल जो है वो इंडिजिनस टॉयज के लिए रखे गए हैं। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। अब बताइए आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट पूछा है तो ध्यान से पढ़िएगा। कई बार मैं भी इनकरेक्ट में आपको गलत बता देता हूं, लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि एग्जाम में ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाए तो बहुत दुख होता है जब आप उसके आंसर्स को मैच करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा डी, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर नकवी को, जो कि माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं, जो हुनर हाट के जो टॉयज हैं उनका एक बार यहाँ पे मुआयना कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड इनिशिएटिव के बारे में बात कर रहा है। पूछ रहा है कि इसके बारे में कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो है ये इनिशिएटिव जो है इंडिया और फ्रांस ने प्रपोज किया है, हो सकता है। द फर्स्ट फेज जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का है डील्स विद मिडल ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया इंटरकनेक्शंस फॉर शेयरिंग ग्रीन एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर फॉर मीटिंग इलेक्ट्रिसिटी नीड्स इंक्लूडिंग पीक डिमांड्स। तो यहाँ पे कौन कौन से रीजन्स इन्वॉल्व किए गए हैं? फर्स्ट फेज के अंदर जो है मिडल ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया जो है उनको इंक्लूड किया गया है, ताकि जो एनर्जी सोर्सेज है, जो आपके ग्रीन एनर्जी सोर्सेज हैं, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके पीक डिमांड जब होती है उस दौरान, हो सकता है। देन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो यहाँ पे MNRE जो है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये जो इनिशिएटिव है, दिस इनिशिएटिव इज प्रपोज्ड बाय इंडिया। तो यहाँ पे फ्रांस का रोल नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम
इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं तो वहां पे तो फिर भी फ्रांस का रोल था, लेकिन यहां पर इस सिचुएशन के अंदर नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। रीजन की बात करें तो यस, यहाँ पे मिडल ईस्ट साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया को इंक्लूड किया गया है और यहाँ पे सोलर एनर्जी की पीक डिमांड्स के टाइम पर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करी गई है, तो बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो काफी कॉमन सेंसिकल है कि MNRE जो है वही इसको इंप्लीमेंट करने वाली है, तो थर्ड और सेकंड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा डी। ध्यान रखिए मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव इसका है कि ग्लोबल एक कंसेंसस बनाया जा सके ताकि सोलर रिसोर्सेज जो है उसको शेयर किया जा सके। तो शेयरिंग ऑफ सोलर रिसोर्सेज जो कि 140 कंट्रीज के बीच में करे जाएंगे, ये बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव है। इसमें ग्रिड बनाई जाएगी जो कि इंटरकनेक्टेड रहेगी, अफ्रीकन पावर पूल रहेगा उसके अंदर जो कि लेटर स्टेज पे ऐड किया जाएगा, तो इस ग्रिड के थ्रू जो पावर शेयरिंग है वो करी जा सकेगी। जैसे इलेक्ट्रिक ग्रिड होती है आप जानते ही हैं। प्रपोजल्स जो है वो काफी सारी कंट्री से इन्वाइट किए गए हैं, काफी सारी फर्म्स से भी इन्वाइट करे गए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि पहली स्टेज में कौन होगा, पहली स्टेज में मिडल ईस्ट होगा, साउथ एशिया होगा, साउथ ईस्ट एशिया होगा, ये रीजन इसके अंदर इंक्लूड करे जाएंगे। वो अपने ग्रीन एनर्जी के जो रिसोर्सेज होते हैं उसको शेयर करेंगे और आगे चल के अफ्रीका को भी ऐड इसके अंदर किया जाएगा और इंटरकनेक्शन जो है वो किया जाएगा। देन फाइनली इसके अंदर फेज 1 के बाद फेज 2 में अफ्रीका को भी ऐड कर लिया, फिर एक फेज 3 आएगा जिसमें ग्लोबल इंटरकनेक्शन जो होगा, ग्लोबल इंटरकनेक्शन ग्रिड का वो देखा जाएगा। मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखाता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये पावर ग्रिड जो है बनाई जा रही है यहाँ पर, और इसमें वेरियस कंट्रीज जो है वो अपने अपने जो ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज है, रिसोर्सेज है, उसको यहाँ पर शेयर कर रही है। चलिए ध्यान रखिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो किरण हेल्पलाइन को लेकर है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ और आर करेक्ट, तो कौन सा कथन किरण हेल्पलाइन को लेकर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है टोल फ्री मेंटल हेल्थ रीहैब हेल्पलाइन किरण इज लॉन्च्ड इन 13 लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे टोल फ्री मेंटल हेल्थ रीहैब हेल्पलाइन जो है वो 13 लैंग्वेजेस में स्टार्ट करी गई है, हो सकता है। टोल फ्री हेल्पलाइन इज ऑपरेशनल 24 आवर्स a day 7 days a week with the technical coordination of BSNL। तो यहाँ पे काफी सारे फैक्ट्स दिए हैं एक ही स्टेटमेंट में कि 24 घंटे ये जो लाइन है ओपन रहेगी, 7 दिन रहेगी और टेक्निकल कोऑर्डिनेशन BSNL के द्वारा दी जाएगी, ये भी हो सकता है। गुजराती लैंग्वेज इज ऑल्सो इंक्लूडेड, इसके अंदर गुजराती लैंग्वेज भी इंक्लूड करी गई है। सोचिए। चलिए, तो लास्ट टाइम हमने किरण के बारे में डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है। अब नए फैक्ट्स जो हैं वो मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। तो 1800-599-0019 एक किरण हेल्पलाइन जो है वो स्टार्ट करी गई है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने इसे स्टार्ट किया है। ऐसे लोग जो कि एंजाइटी डिप्रेशन से सफर कर रहे होते हैं या फिर कोई और मेंटल कंसर्न्स उनको होते हैं, तो अगर आप भी आपके भी जानकारी में कोई आपका फ्रेंड है जिसको किसी भी तरीके की एंजाइटी है तो वो इस हेल्पलाइन को यूज कर सकता है। तो यहाँ पे 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन जो है ये स्टार्ट करी गई है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, 13 लैंग्वेजेस में स्टार्ट की गई है, जिसमें आपकी गुजराती लैंग्वेज जो है ये भी इंक्लूड करी गई है। गुजराती के अलावा हिंदी, इंग्लिश भी आपको मिल जाएगी, या कोई और नेटिव लैंग्वेज आप यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्या ये टोल फ्री हेल्पलाइन है, 24 घंटे रहेगी? यस, 24 घंटे की हेल्पलाइन है। काफी सारे साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट जो हैं वो इसके अंदर हेल्प करने आएंगे, तो 7 डेज अ वीक काम करेगी। BSNL इसमें टेक्निकल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करेगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा, टोल फ्री नंबर है डायल करने के लिए, और वेरियस जो क्वेश्चंस है वो स्टार्टिंग में पूछे जाएंगे, लाइक आपसे लैंग्वेज सिलेक्शन के बारे में पूछा जाएगा, देन स्टेट के बारे में पूछा जाएगा, फिर आपको जो हेल्पलाइन सेंटर होता है उससे कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे इससे मिलता जुलता एक प्रोग्राम हमने कल भी डिस्कस किया था, दैट वाज मनोदर्पण। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस मिनिस्ट्री ने मनोदर्पण स्टार्ट किया था, मैंने कल आपसे डिस्कस किया था इसके बारे में। और मेंस में भी अगर मेंटल हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको यही चीजें लिखनी है कि किरण हेल्पलाइन जो है वो स्टार्ट करी गई है, मनोदर्पण जो है वो स्टार्ट किया गया है, मनोदर्पण में क्या होता है, किरण हेल्पलाइन में क्या होता है। यही 4-5 पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको आंसर के अंदर लिखने होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये किरण का पूरा प्रोसेस बता रहा है कि नंबर जब आप डायल करते हैं उसके बाद 25 हेल्पलाइन सेंटर्स होते हैं फर्स्ट लेवल पे, वहाँ से कनेक्ट किया जाता है। आपको बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। सेकंड लेवल में आपकी जो साइकोलॉजिस्ट होती है, साइकाइट्रिस्ट होते हैं, उनसे बात होती है। और देन थर्ड लेवल पे एक फॉलोअप होता है, क्योंकि फॉलोअप जो मेंटल हेल्थ कंसर्न्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़रूरी होता है, अदरवाइज रिलैप्स के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 10, जो कि जाम्बिया के बारे में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद जाम्बिया। तो जाम्बिया के साथ कौन सी कंट्री बॉर्डर को शेयर करती है। यहाँ पे 3 आपको स्टेटमेंट दे के रखी है, स्टेटमेंट के साथ आपको यहाँ पे कंट्रीज के नाम बताया और लोकेशन भी बताया। तो काफी थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल होगा ये आंसर करना, बट ट्राई करिएगा।
न्यूज़ में इस वजह से था क्योंकि अभी रिसेंटली जाम्बिया के अंदर एक डीडीटी का शिपमेंट जो है वो भेजा गया। डीडीटी का एक्चुअल यूज़ जो होता है वो मलेरिया मॉस्किटो को कर्व करने के लिए किया जाता है। और अफ्रीका की काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जैसे कि जिम्बाब्वे है, जाम्बिया है, नमीबिया है और सिमिलर अदर कंट्रीज़ है जहाँ पर डीडीटी को सप्लाई किया जाता है। तो इस वजह से जाम्बिया जो था वो न्यूज़ में था इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या मोजाम्बिक इसके साउथ ईस्ट के अंदर है, मलावी इसके ईस्ट के साइड है, तंजानिया इसके नॉर्थ ईस्ट साइड है? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए मैप पे देखते हैं एक बार। सो दिस इज जाम्बिया। जाम्बिया के अगर आप ऊपर देखेंगे नॉर्थ में तो कॉन्गो दिखेगा आपको, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तंजानिया नॉर्थ ईस्ट में है, मालावी ईस्ट साइड पे है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका मोजाम्बिक है। देन जिम्बाब्वे सदर्न साइड पड़ जाता है और यहाँ पे बोत्सवाना भी सदर्न साइड पड़ जाता है। एंगोला आपका वेस्टर्न साइड पड़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मोजाम्बिक क्या हमारा साउथ ईस्ट में था? बिल्कुल ठीक है, मोजाम्बिक साउथ ईस्ट में था। मालावी जो था वो ईस्ट में था, तंजानिया नॉर्थ ईस्ट में था। तो तीनों ही हमारी जो यहाँ पे लोकेशंस दे रखी हैं वो करेक्ट है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो 10 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। अब एक बार रिवाइज करेंगे। हमने शुरुआत करी थी स्क्रैमजेट इंजन के साथ। स्क्रैमजेट जो है एक सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैमजेट है, उससे एडवांस टेक्नोलॉजी है। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो हायर स्पीड्स होती है वहां पर इसको यूज किया जाता है। लोअर स्पीड के अंदर तो हम रैमजेट को ही यूज कर लेते थे। ऑक्सीडाइजर नहीं लेके जाता है क्योंकि एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन अवेलेबल होती है उसी को ये यूज कर लेता है। फिर हमने आईएमडी के बारे में देखा था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंदर आता है। रिसेंटली बताया गया कि अगस्त के अंदर जो बारिश हुई है वो काफी नॉर्मल से ज्यादा हुई है, 27% ज्यादा। 1926 के बाद अब तक की सबसे ज्यादा बारिश है अगर अगस्त माह में देखी जाए तो। फिर हमने पंचायती राज के बारे में डिस्कस किया। पंचायतन शब्द जो था संस्कृत स्क्रिप्चर्स जो हैं उसके अंदर भी मेंशन किया गया है। एट द सेम टाइम यहाँ पे ऋग्वेदा के अंदर सभा समिति जो है उनको यूज किया गया है और ग्रामिक का मतलब मैंने आपको बताया था और दशक का मतलब भी समझाया था। फिर हमने इसके बाद देखा था इंदिरा गांधी प्राइज के बारे में। मिस्टर एटनबरो को दिया गया है जो कि एक नेचुरलिस्ट हैं। पहले 1986 में स्टार्ट किया गया था, 2017 में किसको दिया गया था ये भी मैंने आपको बताया। एनुअली दिया जाता है, इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है ह्यूमैनिटी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए। फिर हमने देखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में। मैंने आपको पूरा यहाँ पे बताया था फिंगर 4 फिंगर 8 तक। अभी फिंगर 8 तक हमारी पेट्रोलिंग चलती थी लेकिन चाइना की वजह से अब फिंगर 4 तक हमारी फिजिकल प्रेजेंस है। उन्होंने 8 किलोमीटर हमें पीछे किया, इस वजह से इसको हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर जो परसेप्शन है वो दोनों की अलग अलग है, मैंने वो आपको स्टेटमेंट्स के अंदर भी बताया था। और यहाँ पे आपको पता है कि चाइनीज़ की जो आदत है वो धीरे धीरे जो टेरिटरी कैप्चर करने की वो एक बार दोबारा से यहाँ पे देखने को मिल रही है। पैंगोंग सो लेक के बारे में देखा था, 2/3 जो इसका ऑक्यूपेशन है वो चाइनीज़ के पास है और 13,900 फीट ऊंचाई पर ये पूरी लोकेशन अवेलेबल है। स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी जो सेना है वो भी काफ़ी यहाँ पर वो भी बिना किसी डर के यहाँ पे खड़ी है चाइनीज़ का सामना करने के लिए। लेट्स सी कि आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। ऑपरेशन ट्रांस के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था ऑपरेशन ट्रांस जो है वो नारकोटिक्स से रिलेट करता है और यहाँ पे हमने देखा था आर्टिकल 47 के बारे में भी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है। फिर हमने देखा था इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हुनर हाट के बारे में था। तो यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री नहीं थी, इसमें माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री थी। मैंने आपको जो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हैं जो कि मिस्टर नकवी उनके बारे में भी बताया था। 30% यहाँ पे इंडिजिनस की बात करी गई है। टॉयज जो होंगे वो इंडिजिनस बनाए जाए, उन्हीं को स्टॉल्स दिया जाएगा। लोकल टू ग्लोबल जो है इस बार का हमारा थीम है। फिर हमने डिस्कशन किया था इसके बाद वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में। इंडिया का प्रपोजल है मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया फर्स्ट फेज में कवर किए जाएंगे, सेकंड फेज में अफ्रीका, थर्ड फेज में पूरा का पूरा वर्ल्ड। तो यहाँ पे MNRE जो है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। फिर हमने डिस्कशन किया था टोल फ्री नंबर किरण हेल्पलाइन के बारे में। 13 लैंग्वेजेस के अंदर स्टार्ट किया गया है। नंबर है 18,599,0019। बेसिकली जो मेंटल हेल्थ कंसर्न्स होती हैं उसको रिड्रेस करने के लिए ये 24 घंटे की जो एक हेल्पलाइन है उसको स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा। ध्यान रखिएगा गुजराती लैंग्वेज जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड करी गई है। उसके अलावा हिंदी इंग्लिश भाषाएं जो है वो भी आपको मिल जाएंगी इसके अंदर। तमिल, मराठी, उड़िया, तेलुगु, मलयालम के अंदर भी बात करी जा सकती है। देन हमने लास्ट में डिस्कस किया था जाम्बिया की लोकेशन के बारे में। तो मैंने आपको ये मैप पे दिखाया था। डीडीटी अभी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इसी वजह से ये न्यूज़ में था, ध्यान रखिएगा। अभी जो क्वेश्चन का आंसर आपको करना है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पत्रिका गेट के बारे में पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था और लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसके विनर है सोमेश कुंतल। सोमेश आप हमें netmockprep@gmail.com पे मेल करके बताइएगा कि PDF आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। मार्क्स अपने कमेंट सेक्शन में आपको जरूर लिखने हैं, चाहे आपने 0 ही क्यों ना स्कोर किया हो, क्योंकि ग्रेजुअली जब आप इसे रीअटेम्प्ट करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। 6 अच्छे से ज्यादा किया है देन यू आर इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर स्कोर किया है तो इसे दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। टेलीग्राम के ऊपर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं
हैं और अपने जो डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। साथ में जो इस पर्टिकुलर वीडियो की जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपका जो भी MCQ के कंसर्निंग वीडियो डालते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, इंडियन पॉलिटी के या स्पेक्ट्रम के, वो मिस ना हो आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।